हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने पीटी सीरीज के तीसरे खंड को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। डेस्टिनेशन आईएएस की तरफ से आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं यूपीएससी को लेकर के, यूपीएससी के अतिरिक्त बिहार एसआई के लिए, एनफोर्समेंट के लिए और अन्य तमाम परीक्षाएं जो आनी हैं उनके संदर्भ में एक प्रयास किया जा रहा है कि आपको साप्ताहिक आधार पर कवरेज दिया जाए करंट अफेयर से संबंधित घटनाओं का। और उसके 2 वीडियोज ऑलरेडी आपको दिए जा चुके हैं। तीसरे खंड में हम 17 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच की जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं की व्याख्या पर आ रहे हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उनमें जो पहली घटना है वो है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षित करने के लिए सदन ने, हमारे संसद ने एक अधिनियम पारित किया था और अधिनियम पारित करके और घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने की कोशिश की गई थी। अब उसमें उसकी जो एक पर्टिकुलर धारा है 2S तो इसका जो सेक्शन 2S है इसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नई व्याख्या आई है। एक्चुअली होता ये था कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, अगर उन्हें मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया जाता था तो वो कहाँ जाएं? वो घर छोड़ देती हैं अपने पिता का, तो फिर वो पिता का घर उनका घर नहीं रह जाता, और पति ने भी घर से निकाल दिया तो फिर वो कहाँ जाएं? ये समस्या आती थी। अब उसी चीज को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ बनाई और उस 3 सदस्यीय खंडपीठ ने यह व्याख्या दी है कि पति का साझा घर, जो कि आपके अधिनियम के सेक्शन 2S में बताया गया है पति का साझा घर, तो पति के साझा घर का अर्थ क्या होगा? अब इसमें जो पति का साझा घर है इसकी व्याख्या कर दी गई है, इसको बड़ा कर दिया गया है और इसमें अब पति का जो घर है उस घर के अतिरिक्त सास ससुर का घर या पति के किसी भी रिश्तेदार यानी पति के भाई, देवर, भसुर जो होते हैं उनका भी जो घर है वह पति के साझा घर के तहत गिना जाएगा। यानी कि अब जो महिला है वह महिला अगर अपने पति के घर से निकाली जाती है तो अपने सास ससुर के घर, यदि वो अलग हैं तो उनके देवर के घर, उनके भैंसुर के घर या किसी अन्य रिश्तेदार के घर भी रहने की हकदार हो गई है। यानी आप उसको घर से निकाल देते हो तो उसके बाद से वो सड़क पर नहीं आएगी, उसे कहीं आश्रय मिलेगा और पति का जो साझा घर है उसके तहत ये सभी लोग आएंगे, पति के जितने रिश्तेदार हैं उनके घर उसमें आएंगे और उन घरों में रहने का अधिकार महिला को होगा। अब इसमें थोड़ी सी चीज हमें एक और समझ लेनी है कि घरेलू हिंसा का मतलब क्या है। क्योंकि घरेलू हिंसा ये सदियों से महिलाएं सहती आ रही हैं, तो ये जो 2005 में अधिनियम आया उसमें घरेलू हिंसा में कई चीजें शामिल की गई। आप सबको ध्यान से समझने की जरूरत है। महिला के स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा या उसके शारीरिक अंगों को चोट पहुंचाना। सिर्फ मारना ही घरेलू हिंसा नहीं है। यदि वो बीमार है और उसे आप दवा नहीं कराते तो वह भी घरेलू हिंसा है। दहेज के लिए या किसी भी संपत्ति की उससे मांग करना और मांग करके उसे तंग करना घरेलू हिंसा है। अगली चीज, उसके घरेलू कार्यों में जो उसका अपना जुरिडिक्शन है उसमें आप रुकावट डालते हो, बच्चों को या महिलाओं को उनके खर्च के पैसे नहीं देते हो या महिला से उसकी संपत्ति को छीनते हो, तो ये सभी चीजें महिला के खिलाफ घर में की गई हिंसा मानी जाएंगी। अब उस चीज को और स्ट्रेंथन किया गया है और स्ट्रेंथन करके पति के घर का की जो परिभाषा है उसे विस्तारित करते हुए पति के घर, साझा घर के तहत अब उनके रिश्तेदारों के घर भी आएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर जो पॉलिटिकल करंट अफेयर से रिलेटेड है वो है चुनाव के खर्च की सीमा में वृद्धि। आपने ये देखा है कि अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं
और बिहार के चुनाव के दौरान, चूंकि आपको ये मालूम है पहले से कि चुनाव में कितना खर्च करना है, उसके लिए चुनाव आयोग एक निश्चित खर्च की सीमा तय करता है और उस सीमा में ही कैंडिडेट्स को अपने खर्च करने होते हैं और इलेक्शन खत्म होने के 30 डेज के भीतर उसे अपने खर्च का ब्यौरा पेश करना होता है। अगर वो ब्यौरा पेश करने में असफल रहता है, 6 महीने तक नहीं देता है, तो उसको, अगर वो जीत गया है तो उसका जो अभ्यर्थन है, उसकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द भी की जा सकती है। ऐसे प्रोविजन है। अब चूंकि जो लास्ट रिवीजन हुआ था चुनाव के खर्च का वो 2014 में हुआ था। 2014 से 2020 तक पहुंचते पहुंचते इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, तो चुनाव के खर्च की सीमा में वृद्धि, उसको फिर से रिव्यू किया जाना जरूरी था। तो उसको रिव्यू करने के लिए भी काम किया गया है। फिलहाल ये किया गया है बिहार के चुनाव को देखते हुए और कुछ अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उन उपचुनावों को देखते हुए कि कुल जो सीमा रेट तैयार थी, जो पहले से लागू थी चुनाव खर्च की सीमा, उसमें 10% का इंक्रीज कर दिया गया है हाल फिलहाल के लिए। ये हाल फिलहाल के लिए है, ध्यान देंगे, ये अभी बढ़ेगा। एमपी को अपने चुनाव में 70 लाख रुपए खर्च करने होते थे अधिकतम, अब उसे बढ़ा करके 77 लाख कर दिया गया है। 70 लाख से 77 लाख वो अपने चुनाव में खर्च कर सकता है। एमएलए के लिए 28 लाख थी खर्च की सीमा और वो खर्च की सीमा 10% बढ़ा के 30.8 लाख रुपए कर दी गई है। ये जो परिवर्तन है ये हालिया परिवर्तन है, हाल फिलहाल में बिहार के चुनाव और कुछ अन्य राज्यों के उपचुनाव को देखते हुए ये परिवर्तन किए गए हैं। अब इस परिवर्तन को अस्थायी बनाने के लिए कोशिश ये की गई है कि इसका रिव्यू कायदे से किया जाए और रिव्यू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उमेश सिन्हा के नेतृत्व में अलग से एक कमेटी बनाई है चुनाव खर्च को रिव्यू करने के लिए। तो ये भी अगली परीक्षाओं में प्रश्न हो सकता है कि चुनाव खर्च की सीमा को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनी है। उमेश सिन्हा कमेटी बनाई गई है और इसे ये कहा गया है कि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसको ध्यान में रखते हुए वो चुनाव की खर्च की सीमा कितनी होनी चाहिए उसको हमें सिफारिश करे ताकि उसे अस्थायी तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। तो ये दूसरी बड़ी खबर थी पॉलिटिकल करंट से लेकर के। तीसरी बड़ी खबर आई इस हफ्ते में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद। असम और मिजोरम के बीच एक छोटी सी सीमा 164 किलोमीटर की सीमा लगती है और इस सीमा में एक एरिया है जिसे सिंगला आरक्षित वन क्षेत्र कहा जाता है। अब इसी सिंगला आरक्षित वन क्षेत्र को लेकर के दोनों राज्य एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हालांकि राज्यों के बीच सीमा विवाद इससे पहले भी होते रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। इवन आपके बिहार यूपी के बीच कई बार सीमा विवाद हुआ है, फिर बिहार बंगाल के बीच हुआ है, बीच में चीजें ट्रांसफर भी की गई हैं। तो ये मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद हुआ है। विवाद का कारण ये पर्टिकुलर एरिया है जो सिंगला आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये विवाद इतना बढ़ा और हिंसक हो गया कि दोनों राज्यों को, ध्यान दें, मिजोरम ने वैरेंजेट और असम ने लैलापुर में आमने सामने की दोनों जगहें, वहां पर अपने अपने सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिए। स्थिति थोड़ी हिंसक होती चली गई। अब इस विवाद के पीछे का कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है कि विवाद के पीछे का कारण क्या है। विवाद के पीछे का कारण है हमारे औपनिवेशिक काल में किए गए बदलाव। अंग्रेजों ने जब असम पर कब्जा किया, असम के बाद वो बर्मा तक गए, तो उन आदिवासी क्षेत्रों को इन्होंने अपने हित में इस्तेमाल किया और अपने हित में इस्तेमाल करने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसी समस्याएं हमारे लिगेसी में छोड़ दी जो अभी तक हमारा पीछा कर रही हैं। उनमें से एक समस्या ये भी है, हुआ ये कि 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट पास किया गया और इस फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट में अंग्रेजों ने ये किया कि लुसाई की पहाड़ी को असम का जो कछार का मैदान है उससे अलग कर दिया गया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया गया। असम के कछार का मैदान वो अलग एरिया बना दिया गया, लुसाई की पहाड़ियों को अलग एरिया बना दिया गया।
लुसाई की पहाड़ियां उधर आपके मिजोरम साइड। फिर 1933 में एक नया नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, और 1933 में जो नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन में लुसाई से मणिपुर तक की जो सीमा है उसको डिमार्क की गई। फिर डिमार्केशन हुआ उसका, लुसाई से लेकर मणिपुर तक की सीमा को डिमार्क किया गया। अब जो नोटिफिकेशन 1933 है उसी को असम मानता है और उसके हिसाब से कहता है कि ये वाला एरिया हमारा, जबकि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के हिसाब से मिजोरम कहता है कि नहीं ये वाला एरिया हमारा। तो 1873 वाले को मिजोरम मानता है, 1933 वाले को असम मानता है। यानी कि कुल मिला के जो ये चीजें हैं, दो राज्यों के बीच विवाद, और वो भी सीमा को लेकर के विवाद, अच्छी बात नहीं है। और विशेष करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, जो कि ऑलरेडी सुलगता रहता है कुछ कारणों से, उसकी यहाँ पे चर्चा तो जरूरी नहीं है ना, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो उग्रवादी गतिविधियां चलती रहती हैं, उसमें दो राज्यों के बीच इस तरह के विवाद होना उचित नहीं है। तो उचित ये होगा कि केंद्र एक समन्वित प्रयास करे अंतर्राज्यीय परिषद के तहत या फिर संसदीय संशोधनों के तहत, दोनों की सीमा को फिर से डिमांड किया जाए और झगड़े को खत्म किया जाए। चलिए, इकोनॉमिक करंट कुछ ज्यादा है इस हफ्ते में। उसमें पहली चीज की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई। सबसे पहले तो इससे कुछ सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं। उसमें पहला कि इसे जारी कौन करता है, तो दो संस्थाएं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है, और वेल्ट हंगर लाइफ हेल्प है, हंगर हेल्प है जो कि जर्मनी की संस्था है। इन दोनों लोगों का संयुक्त अध्ययन होता है ये वैश्विक स्तर पर भूखमरी की स्थिति को जांचने के लिए। ये जो दोनों ही संस्थाएं हैं वो क्रिश्चियन चर्च द्वारा समर्थित संस्थाएं हैं, और इसी के आधार पर भूखमरी की हालात को देखा जाता है। उनके बारे में कुछ चीजें और हैं जो हम आपको मेंस वाले खंड में देंगे, जब हम एनजीओज के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बस हम अपने आप को केंद्रित रखते हैं इन चीजों पर। तो जारी करने वाली संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प है, दो संस्थाएं जारी करती हैं। वर्तमान में जो भारत का प्रदर्शन है, तो कुल 107 देश इस बार शामिल थे, और उसमें हम 94वें स्थान पर हैं। यानी नीचे से ऊपर वाली स्थिति है, 107 वैसे देश जिनमें की भूखमरी है। इस बार के रिपोर्ट में जो बड़े देश हैं, जो संपन्न देश हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, सिर्फ उन्हीं की रिपोर्ट निकाली गई है, उन्हीं की भूखमरी से संबंधित चीजें देखी गई हैं। ये 107 देशों में हम 94वें स्थान पर हैं। 2018 में जो हमारा स्थान था वो 103वां था, 2019 में हमारा स्थान 102वां था। तो इंप्रूवमेंट है, बट इस इंप्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं है। पहली चीज कि रैंकिंग हमारी क्या है, तो 94th है। दूसरी चीज जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उस इंडेक्स में हमारी कैटेगरी कहा जाती है। तो हमारा जो स्कोर है 27.2 आया है स्कोर भूखमरी को लेकर के, और ये सीरियस हंगर की स्थिति, गंभीर भूख की स्थिति कहलाती है। और गंभीर भूख की स्थिति में वैसे देशों को रखा जाता है जिनका GHI 20 से लेके 34.9 तक आता है, उन्हें हम सीरियस हंगर के स्थिति में रखते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत सीरियस हंगर के उस पर आता है, मानदंडों पर आता है। ये जो GHI निकाला जाता है उसके 4 आधार होते हैं। अगली चीज ये पूछी जाती है कि किन किन आधारों पर किसी सूचकांक को निकाला जाता है। 4 आधार होते हैं। पहला आधार होता है चाइल्ड वेस्टिंग, अर्थात अपनी उम्र के हिसाब से अगर बच्चे का वजन उतना नहीं है तो इसे चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है, अंडर 5 लिया जाता है। अगला है चाइल्ड स्टंटिंग, अपनी उम्र के हिसाब से बच्चे को एक निर्धारित ऊंचाई प्राप्त करनी होती है, एक हाइट प्राप्त करनी होती है। अगर वो नहीं प्राप्त करता तो इसे चाइल्ड स्टंटिंग कहते हैं। अगला है चाइल्ड मोर्टेलिटी अंडर 5, कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो अपना 5वां बर्थडे मना पाता है कि नहीं मना पाता है।
इसको नापा जाता है। और अगला है मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, क्योंकि ये तीनों ही ऊपर की चीजें किसी से होती हैं, मैल न्यूट्रिशन से होती हैं। और मैल न्यूट्रिशन कैसे होता है? भूखमरी से होता है। भूखमरी का अर्थ भूख से मर जाना नहीं होता है, वह भी अर्थ है, बट भूखमरी का अर्थ होता है जितनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में न मिले, और यदि मात्रा में मिलता भी है तो जितना न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए उतना न्यूट्रिएंट न मिले, तो उसे हम कुपोषण की अवस्था कहते हैं। यूपीएससी में इस पर एक पूरा टॉपिक है। अब उसमें जो हमारी स्थिति है वो क्या है कि भारत में चाइल्ड वेस्टिंग अर्थात अपनी ऊंचाई से कम, अपने उम्र के हिसाब से कम वजन वाले 17.3 बच्चे हैं प्रतिशत में। कम ऊंचाई वाला देखें, बच्चे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। 37.4% बच्चे ऐसे हैं जो अपने उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ पाते। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेशियो जो हमारा है 3.7 है, और मेल न्यूट्रिशन की जो दर है वो 14% है। इसमें जो हमारे लिए डूब मरने की बात है वो ये है कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमसे बेहतर कंडीशन में। उसमें नेपाल 73वें नंबर पे है, बांग्लादेश 75वें नंबर पे है, इवन पाकिस्तान हमसे बेहतर, हम जिसे कंगला कहते हैं, वो हमसे बेहतर है और वो 88वें नंबर पे है, जबकि हम 94वें नंबर पे हैं। दूसरी जो रिपोर्ट आई वो लासेंट मेडिकल रिपोर्ट है, जिसने भारत के हेल्थ इंडिकेटर की कुछ चीजों को हमारे सामने रखा है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, एक व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो वो कितने दिन तक जिएगा भारत में रहकर, इसे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ कहलाता है, कहा जाता है। और इसमें 1992 में भारत में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जिसे आम भाषा में औसत आयु कहते हैं, भारतीयों की औसत आयु, 1992 में भारतीयों की औसत आयु 59.6 वर्ष यानी लगभग 60 वर्ष की थी। ये 2019 में बढ़कर के 70.8 यानी लगभग कहें तो 71 वर्ष हो गई है। और ये कब होता है? औसत आयु कब बढ़ती है? औसत आयु तब बढ़ती है जब हम अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर लेते हैं, अपने बुजुर्गों को पर्याप्त न्यूट्रिशन दे पाते हैं, उनको पर्याप्त केयरिंग दे पाते हैं। तो ये बढ़ता हुआ फिगर ये बताता है कि जो हमारा बूढ़ों से संबंधित, वृद्धजनों से संबंधित केयर का सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम है, वो कितना बेहतर हो रहा है। तो वहां पर अच्छी रिपोर्ट है हमारे पास। इसमें भी केरल में आप देख रहे हैं कि केरल में जो औसत उम्र है वो 77.3 वर्ष यानी लगभग अब टचिंग 80 पहुंच रही है। इसके साथ एक चीज और बताई गई है कि भारत में मृत्यु के जो 5 बड़े कारण हैं उसमें सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण को लिया गया है कि वायु प्रदूषण से 1.7 मिलियन लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। हाई बीपी की बीमारी से 1.4 मिलियन लोग मर जाते हैं। तंबाकू खाकर के 1.2 मिलियन लोग मर जाते हैं। और खराब आहार के कारण, खराब आहार का अर्थ कम आहार नहीं होता, ऐसा आहार जो कि प्रिस्क्राइब्ड नहीं है उसे खाना। जैसे आज की तारीख में आप तमाम जो आहार खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो खराब आहार के कारण 1.1 मिलियन लोग मर जाते हैं। ये 4 बड़े कारण लासेंट के रिपोर्ट में भारत में मृत्यु के बड़े कारण बताए गए हैं। चलिए, इकोनॉमिक करंट में तीसरा जो इम्पोर्टेंट खबर है हमारे लिए वो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना, जो भारत में होने जा रही है अहमदाबाद में। अब ये बुलियन मतलब क्या? तो सोना चांदी, सोना चांदी जैसी महंगी कीमती धातुओं और रत्नों की खरीद से संबंधित जो व्यापार होता है उसे हम सराफा व्यापार कहते हैं, या जेवरात व्यापार या सराफा मार्केट कहते हैं। और इनकी जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, उस स्पॉट ट्रेडिंग के लिए जो एक्सचेंज बनाया जाता है वो एक्सचेंज कहलाता है बुलियन एक्सचेंज। भारत में अभी तक बुलियन एक्सचेंज नहीं था। परिणाम ये होता था कि हमें जो भारत में सोने चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं के मूल्य तय करने होते थे, उसे तय करने का हमारा अपना सिस्टम नहीं था।
वर्तमान व्यवस्था ये थी कि लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन जो भाव जारी करता था सोने चांदी का, उसी भाव को एक आधार बनाया जाता था और उसी आधार पर भारत में सोने चांदी के भाव को रेगुलेट किया जाता था। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी। पहली दिक्कत ये थी कि जब एलबीएमए अपना भाव खोलता है तो भारत और ब्रिटेन के बीच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर ये का अर्थ ये होता है कि जब वहां सुबह होती है तो ऑलरेडी हमारे यहाँ दिन 5.5 घंटा निकल चुका होता है, तो ट्रेडिंग आवर तो निकल चुका होता है, शाम को खुलता है। यानी लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का भाव शाम को खुलता है। अब शाम के आधार पे हम अगली ट्रेडिंग करेंगे, अगले दिन करेंगे, इस वक्त तो नहीं कर सकते। परिणाम ये होता है कि भारतीयों को न्यूयॉर्क और जापान का जो बुलियन एक्सचेंज है उसके भाव को लेना होता है और लेकर के एक औसत निकालना पड़ता है और औसत निकाल करके भारत में बुलियंस के जो रेट हैं वो तय किए जाते हैं। दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो एलबीएमए अपना भाव अनाउंस करता है सोने चांदी के लिए, वो प्रति औंस के हिसाब से होता है। प्रति औंस, एक औंस जो होता है वो 28.35 ग्राम का होता है, जबकि आपके यहाँ सोने की जो ट्रेडिंग होती है वो औंस की जगह रत्ती पर होती है। 10 ग्राम का एक भरी या रत्ती कहलाता है, उस पे होती है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिंग का सिस्टम अलग है। अब उसमें जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि एलबीएमए का जो भाव खुलेगा उस पर 12.5% का इंपोर्ट ड्यूटी हम लगाएंगे और फिर उसके बाद $2 कम से कम उस पर रखेंगे और तब उसको उसका रेट ओपन करेंगे। तीसरी दिक्कत ये आती थी कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है तो भारत में सोने के भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग सोने में निवेश करना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसी कई समस्याएं आती थीं क्योंकि हमारे यहाँ, और खास बात यह है कि भारत में सोने की मांग और विश्व में सोने की मांग के बीच डिफरेंस है। भारत में सोने की मांग यहाँ के कल्चर से डिपेंड करती है। कल्चर, विशेष करके शादी के मौसम में ये मांग बढ़ती है और ऐसा कोई मौसम विदेशों में होता नहीं है। तो भारत में जो सोने के भाव हैं वो भारत के डिमांड सप्लाई के हिसाब से न तय होकर के उनके डिमांड सप्लाई के हिसाब से तय हो रहे थे। इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए भारत ने अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज अहमदाबाद में स्थापित किया है और अब जो भारत में सोने का भाव है वो भारत में डिमांड और सप्लाई के परिस्थितियों के हिसाब से तय किए जाएंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है इस बार वो है कि अभी हमारे श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 22 अक्टूबर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक नई श्रृंखला जारी की, CPI-IW। CPI-IW आप जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार से निकाला जाता है। उसमें औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI निकाला जाता है उसका जो बेस ईयर था पहले वो 2001 था, यानी 2001 के आधार पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता था इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए। 2001 से हम 2020 में आ गए हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और हम पुराने ही सिस्टम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जरूरी था इसको रिव्यू करना और इसको श्रम ब्यूरो ने, हमारा लेबर ब्यूरो है जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, इंडियन लेबर ब्यूरो की, उसने उसे अब बढ़ा करके 2016 कर दिया है। तो पहली तो इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि CPI-IW के बेस ईयर को क्या किया गया है, 2001 से बढ़ाकर 2016 कर दिया गया है। अब इसमें जो मेजर परिवर्तन आए हैं वो क्या है कि पहले जो CPI-IW निर्धारित होता था उसमें आइटम 392 थे। भाई समय बदला है, 2001 में स्मार्टफोन नहीं थे, 2001 में टेलीमेडिसिन नहीं थी, टेली एजुकेशन नहीं था, तमाम इस तरह के खर्चे जो 2001 में नहीं थे 2001 के बाद बढ़े हैं। तो वो खर्चे जुड़ने चाहिए, वो आइटम जुड़ने चाहिए। औद्योगिक श्रमिकों की मांग में परिवर्तन हुआ है, उनकी चीजों में, उपभोग की चीजों में परिवर्तन हुआ है। तो दूसरा बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि अब जो ये निर्धारित किया जाएगा सिर्फ ईयर ही नहीं बदलेगा, 392 की जगह आइटम बढ़ाकर कर दिए गए हैं 463, यानी 463 आइटमों के आधार पे CPI-IW तय होगा। इसमें जो मेजर चेंज आया है
और वो चेंज ही समझने लायक है कि जो ये CPI IW निर्धारित होता है उसमें विभिन्न एरिया में जो फूड आइटम्स हैं, 463 मान लीजिए कि आइटम्स हैं, तो 463 आइटम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और ग्रुप पे वेटेज दिया जाता है कि किसका वेटेज कितना रहेगा। 2001 की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें फूड एंड बेवरेज, खाद्य एवं पेय पदार्थ, इस पर सबसे ज्यादा वो वेटेज दिया गया था, 46.2% का वेटेज था। यानी टोटल CPI में जो वस्तुओं की संख्या थी उसमें 46.2% खाने पीने वाली चीजें थी। अब चीजें बदल गई हैं, तो अब इसके वेटेज को घटा दिया गया है। अगली चीज, अगर आपका परीक्षक गहराई में जाकर के प्रश्न पूछता है तो ये पूछेगा कि क्या घटा क्या बढ़ा। तो फूड एंड बेवरेज को 46.2% से घटा करके 39.17% कर दिया गया है, अर्थात कुल मिला के लगभग 7% का कट हुआ है फूड एंड बेवरेज में। अब खाने की जगह पर लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, खाने के अलावा कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो वृद्धि जो की गई है वो इधर का 7% कट करके मिसलेनियस पर, मिसलेनियस जो 2001 में था इसका वेटेज 23.26, ये बढ़कर के हो गया है 30.31, यानी कि जो 7% उधर फूड बेवरेज में काटा गया है वो 7% इधर ले आकर के जोड़ा गया है। अब मिसलेनियस का महत्व क्या, तो दरअसल मिसलेनियस में ही हमारा स्वास्थ्य आता है, हमारा मनोरंजन आता है, हमारी शिक्षा आती है, परिवहन आता है, संचार आता है, घरेलू सामान आता है, सेवाएं आती हैं, ये सभी, और इन्हीं सब पर खर्चे बढ़े हैं। तो फूड एंड बेवरेज का वेटेज घटा है और मिसलेनियस का वेटेज बढ़ा है। साथ में दूसरी चीज जिसका वेटेज बढ़ा है वो है हाउसिंग। हाउसिंग का वेटेज बढ़ गया है, हालांकि मामूली बढ़ोतरी है लेकिन बढ़ोतरी है, 15.27 से बढ़कर के 16.87 हुआ है। उसके अलावा क्लोथिंग एंड फुटवियर्स, इसमें भी घटा है, फ्यूल एंड लाइट में भी घटा है, और पान सुपारी तंबाकू, इसमें भी लोगों ने अब खर्चे कम किए हैं, कम कर रहे हैं, उसका भी वेटेज घटाया गया है। तो दो चीजें, मिसलेनियस और हाउसिंग का वेटेज बढ़ा है, और फूड एंड बेवरेज, क्लोथिंग एंड फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट्स और पान सुपारी तंबाकू, इनका वेटेज घटा है। ये नई श्रृंखला हमारे सामने है। पांचवी खबर जो इस महीने में इंपॉर्टेंट, इस सप्ताह में इंपॉर्टेंट थी, वो थी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम। असम के बोगाई गांव में भारत सरकार ने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है। 694 करोड़ की कुल लागत आएगी इसमें, और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होगा ये भारत सरकार की जो भारत माला परियोजना है 2017 में लॉन्च की गई थी, उस परियोजना के तहत आप देख रहे हैं कि भारत सरकार लगातार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। उसी विशेष ध्यान में असम को पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बोगाई गांव को एक सेंटर पॉइंट के रूप में एक लॉजिस्टिक पार्क के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि असम को शेष हिस्सों से जोड़ा जा सके। छठी खबर जो इस हफ्ते आई इंपॉर्टेंट वो थी हमारे भारतीय पर्यटन के परिदृश्य में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों पर, और उसमें अभी तो 2019 में, खैर कोरोना काल नहीं चल रहा है, 2019 में जो हमारे यहाँ कुल विदेशी पर्यटक आए उन पर्यटकों की संख्या 28.9 मिलियन थी, और ये पिछले वर्ष की तुलना में 2.2% की वृद्धि थी। 28.9 मिलियन या 2.2% की वृद्धि। इंपॉर्टेंट ये कि इसके जरिए जो हमने कमाया 2019 में वो काफी बड़ी रकम है, 29 बिलियन डॉलर की आय हमें इन पर्यटकों से 2019 में हुई। अगर घरेलू पर्यटन की बात करें, ये विदेशी पर्यटन है ना, घरेलू, इसमें जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आए उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएस, यूके और कनाडा, ये 5 ऐसे देश रहे जहां से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए। घरेलू पर्यटन की बात करें तो 2019 में 53 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने भारत में भ्रमण किया। उसमें सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया, सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में गए, और सबसे ज्यादा जो डेस्टिनेशन रहा, प्राइम डेस्टिनेशन
जिसे लोग देखना चाहते हैं घरेलू स्तर पे, उसमें दो रही ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए अब इंटरनेशनल करंट के तहत 3 खबरें इस हफ्ते जो आई। एक खबर आईएनएस सिंधु वीर को लेकर। ये आईएनएस सिंधु वीर भारत की पनडुब्बी है और भारत सरकार ने ये तय किया है कि ये पनडुब्बी म्यांमार को सौंपी जाएगी और ऐसे में म्यांमार की सेना के पास ये पहली पनडुब्बी होगी। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जब चाइना हमारे लिए पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, मोतियों की माला की नीति लेकर आया तो उसके अगेंस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सागर नामक नीति लॉन्च की थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये सागर नीति के तहत हमने अपने जो पड़ोस के लोग हैं जिनको टारगेट कर रहा था चीन, उनको हमने सहायता देने की कोशिश की, उन्हें परसुएट करने की कोशिश की कि आपका हित किसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके तहत हमने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर नामक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। ये जो पनडुब्बी है ये किलो क्लास की पनडुब्बी है, डीजल इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बी है। विस्थापन क्षमता इसकी 3000 टन है और 18 समुद्री मील प्रति घंटे के हिसाब से ये चलती है। 300 मीटर की गहराई तक ये अंदर जा सकती है और 45 दिन तक लगातार काम कर सकती है। तो इस तरह से म्यांमार की सेना को स्ट्रेंथन करने का काम भारत द्वारा किया जा रहा है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर इस हफ्ते आई वो ये कि बांग्लादेश जो कि 1971 में आजाद हुआ था, उसने उसकी अब स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती 2021 में पड़ने वाली है। 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उस अवसर पर बांग्लादेश ने हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है अपने यहाँ। तो जाहिर सी बात है भारतीय प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। 26 मार्च वहां का स्वतंत्रता दिवस है। 26 मार्च से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी थी। यानी 25 मार्च से बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना और बांग्लादेश की स्थानीय सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। इस लड़ाई में भारत पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा, फिर उसके बाद से जून तक हमारे यहाँ वो मॉनसून शुरू हो जाता है, तो मॉनसून के कारण ऑपरेशन कठिन था, उसे भी वेट किया गया और फाइनली भारत की मुक्ति वाहिनी ने 3 दिसंबर को हस्तक्षेप किया। 3 दिसंबर 1971 को भारतीय मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश में प्रवेश किया, प्रवेश करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई शुरू करी और 16 दिसंबर को फाइनली जनरल नियाजी ने हमारे जो क्षेत्रीय कमांडर थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, उनके सामने अपने 1 लाख सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। तो विश्व में ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और इसके जरिए फाइनली बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में हमारे सामने आया था। अगले जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है जापान और वियतनाम का समझौता। जापान और वियतनाम ये दोनों ही देश चीन से पीड़ित हैं। चीन और जापान की शत्रुता आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन चीन वियतनाम शुरू में शत्रु नहीं थे, अब है। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी को लेकर के चीन और वियतनाम के बीच में गड़बड़ है और इस चाइना सी को लेकर के और जापान सागर में कुछ जो एरिया है उसको लेकर के जापान और चीन के बीच, ये दोनों चीन के संयुक्त दुश्मन और दोनों मिल गए। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो ऐसी स्थिति में जापान और वियतनाम ने एक दूसरे के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते में जापान ने यह स्वीकार किया है कि वो वियतनाम को सैन्य उपकरण और सैन्य तकनीक देगा। आपको मालूम होगा कि वियतनाम को भारत भी अपना ब्रह्मोस देने जा रहा है। तो उधर से जापान देने जा रहा है, इधर से हम देने जा रहे हैं। और दूसरी जो चीज इन्होंने संकल्प व्यक्त किया वो था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम करना। याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा करी थी, जब हमने क्वाड के सम्मेलन की चर्चा करी थी, तो क्वाड के सम्मेलन में भी यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन स्थापित करना क्वाड देशों का उद्देश्य है। अब ये दोनों में वियतनाम क्वाड का नहीं है,
बट वियतनाम को भी एक तरह से क्या कहा गया कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री हो सबके लिए, ओपन हो सबके लिए, यानी कि चीन का दबदबा वाला इंडो पैसिफिक नहीं चाहिए। ये जापान ने भी कहा और ये वियतनाम ने भी कहा। चलिए अगला खंड है प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं जारी की जा रही हैं उनमें एक अभियान है कपिला अभियान। फुल फॉर्म है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। क्या है ये समझें। किसी भी देश में इनोवेशन आविष्कार तब होते हैं जब आविष्कारकर्ताओं को उस आविष्कार का वित्तीय लाभ प्राप्त होता है। भारत में ये सिस्टम नहीं रहा है। भारत में जो हमारे पुराने राजा जो ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने लिख दिया, उस लाभ की चिंता नहीं की, व्यापक समाज के लिए लिख दिया। लेकिन अब वो युग ऐसा नहीं है। आप कुछ खोजते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ पाना चाहिए, और ऐसा दुनिया कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। तो आपने जो अपनी बौद्धिक संपदा अर्जित की है, जो इनोवेशन किया है, जो खोज करी है, उस खोज को आप पेटेंट कराएं। तो पेटेंट के नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, कहाँ पे होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे कराया जाता है इसकी जानकारी कराई जानी चाहिए, ताकि आप अपने जो भी नवाचार कर रहे हो, जो भी इनोवेशन कर रहे हो, उस इनोवेशन को पेटेंट करा के उसका वित्तीय लाभ अर्जित कर सको। इसके लिए भारत सरकार ने जो हायर एजुकेशन की हमारी संस्थाएं हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो IITs हैं, उसमें भी जो हायर लेवल के बच्चे हैं जो रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उनके बीच ये लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की गई है कि उनको बताया जाए कि आपके द्वारा खोजी गई चीजें किस प्रकार आपके बौद्धिक अधिकार के रूप में बदलेंगी और उसके जरिए किस प्रकार से आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे, वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। भारत में जो ये संपूर्ण प्रक्रिया है इसको डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है भारत सरकार की। DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसके तहत ही ये काम किया गया है। जब आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे तो आर्थिक सुधार के बाद से पेटेंट के प्रति जागरूकता, भारत में खोज के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। और आप देखेंगे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2015 में हमारी स्थिति 81 में 81 थे, हम 81 में थे। 2019 में इससे हमने और अचीव किया है और अब हम 52 पोजीशन पर आ गए हैं, 52nd पोजीशन पर हम आ गए हैं। तो ये बताता है कि भारत में नवाचार बढ़ रहा है, तो इसको कोई चोर चुरा न ले जाए। इसके लिए जरूरी है कि पेटेंट अधिकारों के प्रति जागरूकता है, उसको फैलाने के लिए कपिला अभियान की शुरुआत की गई है। अगला है आयुष्मान सहकार योजना। ये जो आयुष्मान सहकार योजना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च की है ये चिकित्सा की योजना लॉन्च की गई है कृषि मंत्रालय के द्वारा। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन NCDC ने इस योजना को तैयार किया है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC ने इस योजना को तैयार किया है और ये जो योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत संचालित की जाएगी। किया क्या जाएगा इसमें? तो दरअसल ये केरल मॉडल पर चिकित्सा को बढ़ावा देने की कोशिश है। केरल मॉडल क्या है? तो ये समझे कि केरल में दरअसल होता ये है कि वहां पर चिकित्सा की मैक्सिमम जो संस्थाएं संचालित हो रही हैं वो कोऑपरेटिव क्षेत्र में है। केरल का ये मॉडल देश भर में लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है आयुष्मान सहकार योजना का। इसके जरिए ये किया गया है कि NCDC जो है ये NCDC वैसी सभी कोऑपरेटिव फेडरेशंस को जो कि चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हैं, चिकित्सा के किसी भी क्षेत्र में मतलब चिकित्सा शिक्षा में काम कर रही हैं, नर्सिंग में काम कर रही हैं, पैरामेडिकल में काम कर रही हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल को संचालित कर रही हैं, पैथोलॉजी को संचालित कर रही हैं, कोई भी क्षेत्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चला रही है, कोई भी क्षेत्र जिसे कि कोई कोऑपरेटिव फेडरेशन चला रहा है, उस कोऑपरेटिव फेडरेशन को
एनसीडीसी द्वारा प्रमोट करने के लिए फिनांसिंग की जाएगी और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है कि वे जो संस्थाएं होंगी उन संस्थाओं को, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सहकारी संस्थाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन संस्थाओं को एनसीडीसी द्वारा फिनांस किया जाएगा और फिनांस के जरिए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक अगला मॉडल होगा हमारे विकास का, एक मॉडल जो कि सरकारी संस्थाओं, सरकारी अस्पताल, दूसरा मॉडल जिसमें बिल्कुल प्राइवेट अस्पताल, और तीसरा ये होगा कोऑपरेटिव मॉडल जिसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में लागू किया जा रहा है एनसीडीसी के जरिए। अगली चीज जो चर्चा में रही वो है क्योर डी। ये क्योर डी एक वेब पोर्टल है। CSIR अर्स्ट रिपर्पज ड्रग्स इसका फुल फॉर्म है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अक्टूबर को एक अलग से पोर्टल लॉन्च किया है क्योरडी नाम से। इसमें होगा क्या, तो इसमें कोरोना से संबंधित सभी दवाएं, उनका पूरा डिटेल, कोरोना से संबंधित सभी जांच, उनका पूरा डिटेल, कोरोना से संबंधित उपकरण, जैसे मान लें कि आपके घर में कोई कोरोना पेशेंट हो गया तो आपको वहां पर थर्मोमीटर चाहिए, थर्मल स्कैनर चाहिए, और जो ऑक्सीजन नापने के लिए चाहिए यंत्र, वो सारी चीजें चाहिए जो आपके घर पे होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन देने वाला भी चाहिए। ये सारी चीजें घर पे लोग कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में टोटल जानकारी देने का काम CSIR का, जो ये CSIR असर्ड रिपर्पज ड्रग्स नामक पोर्टल करेगा। इसके साथ ही वैक्सीन परीक्षण से संबंधित आधुनिक, मतलब कि वर्तमान कंडीशंस क्या हैं, उस पर भी इस वेब पोर्टल पर जानकारी लॉन्च की जाएगी। उसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स जो दवाओं के हो रहे हैं आयुष वगैरह के संबंध में, उन दवाओं के ट्रायल्स को भी सामने रखा जाएगा। चलिए अब साइंस और टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें हम थोड़ी सी चीज देख लें। पहली चीज है हींग की खेती। अब ये हींग की खेती इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो ये समझ लें। दुनिया में जितनी हींग की खपत होती है उसका 40%, वर्ल्ड का 40% इंडिया में होता है, और प्रति वर्ष हम 1200 टन हींग खा जाते हैं, चबा जाते हैं। इसके लिए हमें 130 मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ती है हींग खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में हींग पैदा नहीं होता, जबकि हींग का हमारे लिए भोजन में भी महत्व है और उसका औषधीय महत्व है। भारत में आप जानते हैं, आप तमाम बीमारियों में हींग का इस्तेमाल करते हैं, साथ में भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए हींग का इस्तेमाल करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि भारत में इसका उत्पादन नहीं होता, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से हम आयात करते हैं। इसलिए जरूरी ये था कि इस जगह पर अपना कोई सिस्टम बनाया जाए। इसमें यह है कि ये जो हींग है, ये देखिए आप कि ये हींग अम्बेलिफेरिया प्रजाति का एक पौधा है और इसकी जड़ों से और तनों से जो रेजिन, जो रस निकलता है, उसी रस को सुखा करके हींग का निर्माण किया जाता है, जिसका अपना औषधीय महत्व होता है, स्वाद का महत्व होता है। अब भारत सरकार की एक संस्था जो है हमारी, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, और उसी से संबद्ध एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी, IHBT। तो CSIR IHBT ने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी में 750 एकड़ में हींग की खेती की जाएगी। हींग की खेती वस्तुतः ठंडे और शुष्क प्रदेशों में ही की जाती है। जितने नाम आपने सुने वो सब वैसे ही प्रदेश हैं। इसके लिए हमारा एक और संस्थान है, द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेस। इसने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्सेस, इसने ईरान से 6 हींग की प्रजातियां आयातित करी हैं और उनको लाहौल स्पीति में 750 एकड़ में बोया जाएगा। ये भारत के लिए एक आरंभिक प्रयोग है।
और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो अन्य जो हमारे हिमालयी राज्य हैं उनमें भी इनकी खेती की जा सकती है और जो 130 मिलियन डॉलर है वो बचाए जा सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर इस हफ्ते में रही वो है ऑपरेशन मालाबार। ऑपरेशन मालाबार इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये ऑपरेशन मालाबार अब चाइना को सिरदर्द दे रहा है। ये जो ऑपरेशन मालाबार है 2007 में भारत और यूएस के बीच शुरू हुआ था। 1992 में भारत और यूएस ने आपस में नेवी का एक अभ्यास शुरू किया था जिसे ऑपरेशन मालाबार कहा जाता है। इसमें 2015 में एक देश और आके शामिल हो गया, हुआ था जापान। इससे पहले 2007 में एक और देश शामिल हुआ था, वह था ऑस्ट्रेलिया। और इस तरह से 2 देशों का जो समूह था वो 4 देशों के समूह में बदल गया। लेकिन 2007 में जब ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ तो शामिल होने के बाद से चीन ने आपत्तियां दर्ज करी और चीन को खुश करने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया ने उस अभ्यास से किनारा कर लिया। अब जब कोरोना काल के बाद चीन की जो हरकतें सामने आई हैं, उन हरकतों में चीन के विरुद्ध जो एक विश्वव्यापी जनमत बना है, उस जनमत के तहत क्वाड की रणनीति सामने आई। और क्वाड के जरिए आपने पिछले हफ्ते वाले वीडियो में ये चीज देखी थी कि उसमें ये बात डिस्कस हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाएगा। और अब भारत सरकार ने औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दी है कि अगली बार का जो हमारा नवंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार होने जा रहा है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका यानी क्वाड के चारों एक साथ अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास से चिंता बढ़ी है उसकी, क्योंकि एक साथ अभ्यास का अर्थ होता है चारों सेनाएं आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना सीखती हैं। और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए ये चारों सेनाएं एक साथ अब नेवी की आ रही हैं। हालांकि ये नाटो नहीं है, लेकिन आगे ये डेवलप हो सकता है। अगला है कि 19 अक्टूबर को चांदीपुर ओडिशा से हमने सैंट मिसाइल का परीक्षण किया। लगातार परीक्षण चल रहे हैं। सैंट मिसाइल स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, तो टैंक मारने वाली मिसाइल। रेंज इसकी जो है वो 15 से 20 किलोमीटर की रेंज होगी। ये जो मिसाइल है वो दरअसल नाग का वेरिएंट है और इसी का एक वेरिएंट हेलेना के रूप में आया था जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है। तो हेलेना का अगला वर्जन है। अगली चीज है एनीमिया मुक्त भारत रणनीति। ये इस बार चर्चा में रही है। ये रणनीति क्या है कि भारत सरकार का जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2020 के लिए जो लक्ष्य हासिल किए गए थे, उस लक्ष्य को देश के 11 राज्यों ने अपने टाइम से पहले हासिल किया। उन 11 राज्यों में प्रथम स्थान पर हरियाणा आया है। हरियाणा प्रथम स्थान पे है। इसने अपने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में सबसे पहले सफलता हासिल की है, बेहतरीन सफलता हासिल की है। टीकाकरण का लक्ष्य भी इसने 93% पूरा किया है। ये जो एनीमिया मुक्त भारत रणनीति या एनीमिया मुक्त भारत अभियान है, ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ इन दोनों का एक संयुक्त अभियान है, जिसके जरिए बच्चों और महिलाओं को पोषण करके उनको न्यूट्रिएंट दे करके और उन्हें एनीमिया जो भारत की बहुत बड़ी कमी है, रक्त की कमी होना, बच्चों में रक्त की कमी होना, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होना, उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में अंडर 5 जो चाइल्ड होते हैं उनको 2 सप्ताह में यानी 15 दिन में एक बार आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और जो 5 से 10 के बच्चे होते हैं उनको साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक बार IFA आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है। ये सप्लीमेंट्स होता है और इसके जरिए कोशिश की जाती है कि हम भारत में एनीमिया को कम करें।
अगला जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है वो है बेन्नु क्षुद्रग्रह। अभी ये चर्चा में आया क्योंकि नासा ने अपना एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओडेसिस रेक्स, इसे इस क्षुद्र ग्रह पर, एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं, जो कि आप जानते होंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच बड़ी मात्रा में उपस्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच उसमें से एक क्षुद्र ग्रह, जिस क्षुद्र ग्रह का नाम है बेन्नु। बेन्नु क्षुद्र ग्रह पर ओडेसिस रेक्स नामक अंतरिक्ष यान नासा ने अपना उतारा है, लैंड कराया है। ये जो क्षुद्र ग्रह है वो हमारे से 32.12 करोड़ किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्स सूरज हमसे जितना दूर है उससे दुगुना दूरी पर स्थित है। 2016 में ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो लॉन्च किया गया था। 2016 में 8 सितंबर को कैप कैनरवेल से, फ्लोरिडा में कैप कैनरवेल से इसको लॉन्च किया गया था। 4 साल इसने लगातार यात्रा की है और लगातार यात्रा करके ये बेन्नु पे पहुंचा है। इसके बाद ये वहां पहुंचेगा, वहां जाएगा और वहां से धूल, मिट्टी, चट्टान वगैरह जो इसके जो रोबोटिक हैंड है वो इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके फिर ये अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेगा। और वापसी की यात्रा में ये फाइनली 24 सितंबर 2023 को पुनः धरती पर लैंड करा लिया जाएगा। तो बड़ा अभियान है। हम सूरज से दुगुनी दूरी पर गए भी, फिर वहां से लौट भी रहे हैं। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हम सूरज से लगभग दुगुनी दूरी पर, अपने से लगभग दुगुनी दूरी पर उल्टी दिशा में गए हैं और वहां जाकर के वहां से जो हम धूल, मिट्टी, चट्टान या अन्य चीजें जो इकट्ठा करके ले आएंगे, उसके जरिए हमें ये पहचानने में मदद मिलेगी कि सौरमंडल जब बन रहा था उस दौरान कौन कौन से तत्व शामिल थे, क्या हमसे कुछ अलग था वहां पर या वही चीजें थी, और धरती पर जीवन क्यों आया, अन्य जगहों पर जीवन नहीं, धरती पर जीवन क्यों आया, कौन से तत्व थे जिनकी मदद से धरती पर जीवन की उत्पत्ति होती है, अन्य जगहों पर नहीं होती है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति का रहस्य समझने में हमें मदद मिलेगी जब ये पूरा अभियान पूरा होता है। अगली चीज नाग, ये हमारा मिसाइल है जो कि 22 अक्टूबर को पोखरण से लॉन्च किया गया है और ये इसका फाइनल परीक्षण है। यानी कि नाग के जरिए जो हमने परीक्षण किया पोखरण में, इसके जरिए हमने घोषणा कर दी कि ये हमारा अंतिम सफल परीक्षण है। ये इसके बाद से हमने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को बोल दिया कि भाई आप उसका उत्पादन शुरू करो। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये स्थल और जल दोनों जगहों से छोड़ा जा सकता है और इसमें फायर एंड फॉरगेट का सिस्टम लगा होता है। एक बार टारगेट को लॉक कर दीजिए तो टारगेट भले मूविंग हो उसके हिसाब से मूव करके ये हिट करता है। तो जमीनी लड़ाई में या फिर नौसैनिक लड़ाई में ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो इसका वो है वारहेड, ये 8 केजी लेकर जा सकता है और रेंज इसका 500 मीटर से 5 किलोमीटर तक का रेंज होगा। यानी 5 किलोमीटर तक में अगर टैंक हमारे सामने आते हैं तो हम उनको मार गिराएंगे। इससे पहले आपने सैंट को देखा ही था, तो सैंट भी आ गया, ये भी इसी का नाग का ही वर्जन था और ये नाग का ये वर्जन जो फाइनलाइज हो गया। अगली चीज है आईएनएस कवरत्ती। ये आईएनएस कवरत्ती हमने अपना एक विशिष्ट कुमारता क्लास पनडुब्बी का एक श्रेणी शुरू करी, कुमारता क्लास। इस श्रेणी में 3 हमने अपने युद्धपोत बना लिए हैं, जिनमें कि एक को आईएनएस कुमारता ही जाना जाता है, दूसरे का नाम आईएनएस कद्दमत्त है और तीसरे का नाम आईएनएस किल्तान है और ये चौथा है जो आईएनएस कवरत्ती है। और इसे फाइनली इसका जलावतरण 22 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में कर दिया गया। ये जो हमारा ये है युद्धपोत है, इसकी खासियत ये है कि राडार से ये ट्रेस नहीं हो पाता है और राडार को भ्रमित करके पनडुब्बी को मार सकने वाला भारत का सबसे प्रभावशाली युद्धपोतों में से ये है। खास बात इस युद्धपोत के साथ ये है कि एक साथ इस युद्धपोत पर परमाणु लड़ाई, जैविक लड़ाई और रासायनिक लड़ाई, NBC
न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल, तीनों प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ये जो हमारा युद्धपोत है, और यही नहीं, कुमरता, कदमत, किल्तान, कवरत्ती, चारों क से हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों में 90% जो उपकरण है वो हमारे स्वदेशी लगे हुए हैं, और गार्डन रिच बिल्डर कोलकाता में इसका निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त दो चीजें हैं। एक सूचना कि अपूर्व चंद्रा, ये ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो अधिशासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये जो ILO है, ये ILO का शीर्ष निकाय है, गवर्निंग बॉडी, जो इनकी नीतियों को, कार्यक्रम को, एजेंडे को तय करता है। वर्तमान में ILO के 187 सदस्य हैं। इसके साथ इस हफ्ते में 17 अक्टूबर एक समय रहा जिसे अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। 17 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस। इसी के साथ इस हफ्ते का हमारा करंट अफेयर का कवरेज खत्म होता है। फिर अगले हफ्ते का करंट अफेयर का कवरेज भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।